ये हमारा 9th वीडियो है इस कोर्स का। अब तक हमने सी का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसमें प्रिंटफ की मदद से कुछ भी लिखना देख लिया, फिर हमने स्कैनफ चलाना भी सीख लिया, फिर हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इन सभी चीज़ों के बारे में बात की थी। सो हम एक बेसिक लेवल पे अब सी में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम कुछ 5 पॉइंट्स देखने वाले हैं जो आपको काम आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने आज की इस वीडियो के लिए C09 फाइल बना ली है। तो आज की इस वीडियो का जो पहला पॉइंट है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। लास्ट वाली वीडियो में यानी कि C08 में हमने यहाँ पे ये 4 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, जो थे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इनमें आज हम एक फिफ्थ टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेटर देखने वाले हैं एंड वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। अब ये भी एक तरह का अरिथमेटिक ऑपरेटर है। सो ये करता क्या है वो मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर बना देता हूँ जिसको मैं नाम दे दूंगा num1 और उसकी मैं वैल्यू मान लेते हैं दे देता हूँ मैं 10। और फिर अगर मैं एक दूसरा इंटीजर बना दूँ और उसको मैं नाम दे दूँ इंट नंबर 2 और इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 3 और साथ ही साथ एक और। अब इसको मैं नाम दे दूंगा num3 और इसकी वैल्यू 5। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इंट रिज़ल्ट बनाऊंगा और ये जो रिज़ल्ट है उसको मैं कहूँगा कि ये होगा num1 मॉड्यूलस num2 और फिर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे और फिर उसके बाद मैं एक और न्यू लाइन दे दूंगा। अब ये जो इतनी चीज़ है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट। और अब मैं यहाँ पे num2 की जगह पे num3 कर दूंगा। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो GCC और फिर फाइल का नेम .c। अब इसको रन करेंगे। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए थे, num1 num2 num3 और उसके बाद मैंने एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया था। सबसे पहले मैंने कहा कि num1 मॉड्यूलस num2, तो उसने यहाँ पे दिया क्या 1। फिर मैंने कहा था num1 मॉड्यूलस num3, तो उसने यहाँ पे दिया 0। अब इसका मतलब समझ जाते हैं। ये जो मॉड्यूलस है वो हमें एक्चुअली देता है रिमाइंडर। यानी कि अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कुछ नंबर बच जाता है आखिर में, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा num1 कितना है, मेरा num1 है 10। और जब मैं उसको डिवाइड करूँगा किसके साथ, num2 यानी कि 3 के साथ, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा 3.3333 ऐसा कुछ मिलेगा। तो अब ये क्या है, ये एक परफेक्ट इंटीजर तो है नहीं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 और प्लस में 1/3, यानी कि क्या कि पहला जो 3 था वो तो परफेक्टली डिविजिबल हो गया, बट अब ये जो एक बचा है वो रिमाइंडर है, तो उसने यहाँ पे एक प्रिंट कर दिया। तो अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 1 और उसने वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा नंबर 1 मॉड्यूलस नंबर 3। तो इस बार इसका मतलब क्या हुआ, तो इस बार हमारा नंबर 1 क्या है 10 है। फिर हमने उसको डिवाइड किससे किया, 5 से। तो हमें पता है कि ये एग्जैक्ट 2 आता है। यानी कि ये अब जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कुछ नहीं मिलने वाला, रिमाइंडर 0 होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 दिखा रहा है। सो ये था हमारा फिफ्थ अरिथमेटिक ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर और
वो देता क्या है? वो देता है रिमाइंडर। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में एक छोटी सी चीज़ मैं जो आपको बता दूँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर पे काम करता है। अगर आपने इनको फ्लोट के बीच में लगाया तो ये काम नहीं करेगा। मतलब कि आप जो 2 नंबर के बीच में लगाना चाह रहे हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, वो हमेशा वो दोनों इंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 फ्लोट हो गए, तो फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तो ये था हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब आज की इस वीडियो का दूसरा पॉइंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं C02 ये हमारा सबसे पहला कोड था इस कोर्स का। उस समय पे मैंने आपको कहा नहीं था कि हम मेन से शुरू क्यों करते हैं। तो आज का हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि हम मेन से क्यों शुरू करते हैं। वेल, अब मैं आपको बता दूं, सी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अभी के लिए तो हम एक ही लिखते हैं, बट आगे जाके हम बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि ऐसा लिख के हम कुछ भी ऐसा फंक्शन बना देंगे। और ऐसे बहुत ही सारे फंक्शंस होते हैं। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड वो सारी चीज़ों पे काम करते हैं या फिर कोई ड्राइवर वो सब बनाते हैं, तब वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मतलब सॉरी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। 100 से भी ज़्यादा फंक्शन सिर्फ एक कोड में। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। वेल, सी को इस तरह से बनाया गया था कि जब भी हमारा कोड रन होगा, सबसे पहले वो मेन से शुरू करेगा। यानी कि सी के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे, उन सब में सबसे पहले जो भी मेन होगा, वो मेन को देखेगा। मेन के अंदर जितना भी कोड होगा वो रन होगा, और उसके बाद ही दूसरे सारे फंक्शन को मौका मिलेगा रन होने का। तो सबसे पहले मेन की बारी आएगी, और मेन से हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा रन करना। तो इसलिए यहाँ पे कंपलसरी नाम मेन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मेन की जगह सिर्फ ऐसे main1 कर दूँ, और फिर मैं इसको रन करता हूँ C02.C। एक सेकंड, सेव नहीं किया था। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है? एग्जिट मतलब सॉरी, यहाँ पे आपको 1 दिखा रहा है, जो कि मैंने कहा था कि एरर थी। और यहाँ पे लिखा क्या है? मेन फंक्शन के अंदर एरर है। क्यों? क्योंकि अपने कोड को मेन फंक्शन मिला ही नहीं। हमारे कोड ने पूरा मतलब हमारे कंपाइलर ने पूरा कोड देखा, उसने देखा कि मेन कहाँ है, मैं वहाँ से कोड रन करना शुरू करूँगा। बट पूरा कोड ख़त्म हो गया एंड उसको कहीं पे मेन मिला ही नहीं, इसलिए एरर आ गई। अब यहाँ पे हमें मेन इसलिए लिखना है क्योंकि हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि हमारा कोड यहीं से शुरू होगा। और मेन फंक्शन के बारे में एक और बात है, एक ही कोड में एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लगा दूँ और अब इसको फिर से रन करूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि एक ही बार मैंने मतलब एक ही कोड में मैंने 2-2 बार मेन लगा दिया है, और इसलिए एरर आ गई। हमारे कोड में हमेशा मेन एक ही होना चाहिए, और मेन होना ही चाहिए। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि मैं मेन को हटा ही दूँ मेरे कोड में से और उसके बाद कुछ और फंक्शन बनाने लगूँ ऐसे। तो ये नहीं चलेगा। हमारे कोड में हमेशा मेन फंक्शन रहना चाहिए, और उसके साथ-साथ एक ही मेन फंक्शन होना चाहिए। हम यहाँ पे ऐसे 2 नहीं बना सकते। तो ये था दूसरा पॉइंट। हमने मेन के बारे में देख लिया कि क्यों मैंने इसको मेन नाम दिया था। मेन नाम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपाइलर को बताएगा कि हमारा कोड यहीं से रन करो, उसके अलावा कहीं से मत करना। और अगर कंपाइलर को मेन नहीं मिला कोड में, तो वो सिंपली एरर दे देगा। इस वीडियो का तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट को समझाने के लिए मैं वापस आ जाता हूँ C09 में, और इन सभी चीज़ों को कमेंट आउट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो हमें कोड लिखना होता है, वो हमेशा हमें लाइन में लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर प्रिंट एफ और ऐसा लिख दूँ, आई एम फर्स्ट,
ठीक है, और इसके बाद मैं दोबारा एक प्रिंटफ लगाऊंगा और उसमें लिख दूंगा सेकंड, और इन दोनों को मैं एक न्यू लाइन दे देता हूँ। अब इस कोड को रन करते हैं 09। अब इसको यहाँ से रन, तो आप देख सकते हैं क्या आया, आई एम फर्स्ट। वैसे मैंने ए एम 2 बार लिख दिया, बट स्टिल आई एम फर्स्ट पहला आया और फिर सेकंड आया। बट अब अगर मैं यहाँ से ये वाली जो लाइन है उसको कट करके यहाँ पे ऊपर लिख दूँ, इसके ऊपर, और फिर से मेरे कोड को कंपाइल करके रन करूँगा, तो इस बार देखो सेकंड पहले आ गया और आई एम फर्स्ट बाद में आ गया। तो यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कोड लिखेंगे, हमें कोड उस तरह से लिखना है कि जो चीज़ पहले आने वाली होगी, यानी कि जो हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ पहले हो, तो उसको हम सिंपली ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद हम चाहते हैं कि उसके बाद कोई चीज़ हो, तो हम सिंपली उसे नीचे लिखेंगे। यानी कि ये जो मेन फंक्शन के अंदर हमारा कोड है, वो लाइन बाय लाइन चलेगा। कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा कोड मेन से शुरू हुआ, उसने मेन की पहली लाइन देखी, कंपाइलर ने देखा कि ये एक कमांड है, मतलब सॉरी ये एक कमेंट है, तो कंपाइलर ने कमेंट को इग्नोर कर दिया। फिर वो दूसरी लाइन में आया, उसने देखा कि इंट num1 इक्वल्स टू 10, तो उसने कंप्यूटर से कह दिया कि एक नंबर 1 नाम का इंटीजर बनाओ और उसको वैल्यू दे दो 10। उसके बाद सेम उसने num2 num3 के लिए किया। फिर उसने एक और रिजल्ट बनाया और उसको खाली छोड़ दिया, क्योंकि हमने तो कुछ कहा ही नहीं उसको कि रिजल्ट क्या होना चाहिए। फिर उसने बहुत सारी कमेंट देखी, अगेन कंपाइलर ने उसको इग्नोर कर दिया है। और फिर उसने देखा कि मुझे प्रिंटफ लिखना है, और प्रिंटफ के अंदर क्या है, सेकंड, तो उसने सबसे पहले लिखा सेकंड। फिर उसको नीचे दिखा प्रिंटफ आई एम फर्स्ट, तो उसने लिखा आई एम फर्स्ट। अब इसी अब यहाँ से मैं अगर इसको कट करके इसके नीचे लगा लूँ, तो होगा क्या कि अब कंपाइलर को पहले दिखेगा कि प्रिंटफ आई एम फर्स्ट ये सबसे पहले प्रिंट करना है, और उसके बाद प्रिंटफ सेकंड वो प्रिंट करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सी का कोड होगा, वो हमेशा लाइन बाय लाइन चलेगा। यानी कि जो लाइन सबसे पहले आएगी, वो लाइन सबसे पहले चलेगी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इन दोनों से पहले अगर एक और प्रिंटफ लिख दूँ, हेलो, और यहाँ पे एक न्यू लाइन। अब एक सेकंड, ओके मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पे। अब फिर से इसको रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंपाइलर को हेलो वाली लाइन दिखी, तो उसने हेलो लिखा। फिर उसको दिखा आई एम फर्स्ट, और फिर उसको दिखा सेकंड। तो इसलिए कंपाइलर ने इस ऑर्डर में प्रिंटफ, मतलब प्रिंटफ फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो जब हमने थर्ड पॉइंट देख लिया कि हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन चलता है, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर बनाना चाहूँगा और उसको नाम दे देता हूँ ए। अब यहाँ तक की चीज़ भूल जाओ, और मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर ए बनाया। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, कोड रन करते टाइम वो एक इंटीजर बनाएगा और उसको नाम दे देगा ए। और फिर हम दूसरी लाइन में लिख रहे हैं कि ए बराबर 10। तो अब क्या हुआ, अब कंपाइलर ने देखा कि हम बोल रहे हैं कि ए को वैल्यू दे दो 10, तो उसने दे दी। फिर हमने बोला प्रिंट एफ, और उसके अंदर हमने परसेंटेज डी, न्यू लाइन, और यहाँ पे ए। फिर हमने कंपाइलर से कहा कि प्रिंट एफ की मदद से ए को प्रिंट करवा दो और एक न्यू लाइन दे देना। अब इतना तो हुआ, फिर बाद में मैंने लिख दिया ए बराबर 5, और फिर से मैंने लिख दिया प्रिंट एफ। और मैं जो ये वाली लाइन है उसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा,
यहाँ पे आगे पी लिख दूंगा। ओके, तो अब होगा क्या, अब इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले कंपाइलर ने क्या देखा कि ए बनाओ, उसके बाद उसने क्या देखा, ए को 10 वैल्यू दे दो, उसके बाद उसने क्या देखा, ए को प्रिंट कराओ, और उसके बाद ये वेरिएबल की एक खास चीज़ है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने पहले उसको कोई वैल्यू दे दी तो उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक ए बनाओ, ए को 10 वैल्यू दे दो, फिर प्रिंटएफ में ए है उसको प्रिंट कर दो। अब यहाँ तक ये जो प्रिंटएफ वाली लाइन थी, यहाँ तक उसको पता नहीं था कि हमने आगे ए को 5 वैल्यू दी है, तो इसलिए उसने यहाँ पे 10 लिख दिया। बट जैसे ही ये लाइन ख़त्म हुई, फिर दोबारा ए इज़ इक्वल टू 5 आया, तो अब कंप्यूटर को पता चल चुका है कि ए की जो वैल्यू थी वो बदल चुकी है। तो इसलिए इसके बाद से जितने भी लाइन है, यानी कि यहाँ पे मैंने जो प्रिंटएफ लाइन लगाई है, वहाँ पे अब हम ए को प्रिंट करते हैं तो वो 5 लिखता है। क्यों? क्योंकि पहले उसको नहीं पता था कि ए की वैल्यू 5 है, इसलिए वो 10 प्रिंट करता था। बट हमने बाद में उसको चेंज कर दिया, और अब जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो वो 5 देता है। तो ये वेरिएबल की एक खास प्रॉपर्टी है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो मैं काफ़ी टाइम से ये प्रॉपर्टी यूज़ भी कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये वाले कोड में देख सकते हैं। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर समझाने के लिए मैंने एक ही रिज़ल्ट यूज़ किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को प्लस किया, फिर प्रिंट करवाया, फिर मैंने रिज़ल्ट की जो वैल्यू थी उसको चेंज किया कि पहले वाली जो वैल्यू थी उसको भूल जाओ, अब उसको एक नई वैल्यू दे दो, और फिर उसने प्रिंट करवाया। फिर मैंने कहा कि अब जो वैल्यू थी वो भी भूल जाओ, मैं और दूसरी एक वैल्यू दे रहा हूँ उसे याद रखो। तो फिर मेरे प्रिंटफ ने तीसरी वैल्यू प्रिंट करवाई। ऐसे ऐसे हम एक ही वेरिएबल में अलग 4 वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे, आपको याद हो अगर तो ये वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी है कि आप उसमें उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें ये ना करवाना हो तो उसके लिए हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, और उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर ए बना दूँ और उसको वैल्यू दे दूँ 10, अब इसके बाद मैं यहाँ पे अगर ए बराबर 20 कर दूँ, तो हाँ हो जाएगा ये कि पहले मैंने एक इंटीजर बनाया 10, अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे 10 नहीं चाहिए, उसको 20 कर दो, सिंपली हो जाएगा। बट अगर मैं इस इंट के आगे लगा दूँ कॉन्स्ट, तो अब हुआ क्या, कॉन्स्ट लगाने का मतलब है कांस्टेंट, और इसका लगाने का मतलब क्या है कि मैं एक इंटीजर बना रहा हूँ, उसको नाम दे दो ए, उसकी वैल्यू रख दो 10, और जो भी हो जाए पूरे कोड में कभी भी ए की वैल्यू चेंज मत करना। कॉन्स्ट लगाने का ये मतलब होता है। कॉन्स्ट हमारे कंपाइलर को बताता है कि ये जो वेरिएबल है ए, उसको कभी भी चेंज मत करना। वैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे इन सबको कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि हमारे कोड में पहले से ये जो ए था वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, क्योंकि हमें पता है कि एक वेरिएबल में एक नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा कॉन्स्ट इंट ए बराबर 10, और जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन में इसे चेंज करने का ट्राई किया, तो सिंपली उसने यहाँ पे एरर दे दी। अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो ये हमें क्या कह रहा है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, यानी कि कॉन्स्ट लगाने से हमारे कंप्यूटर को पता है अब कि जैसे ही ए नाम की जो वेरिएबल है जिसको मैंने वैल्यू 10 दी है, उसको अगर कोई भी चेंज करने की ट्राई करेगा तो हम एरर ला देंगे, यानी कि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो ये था फिफ्थ पॉइंट। हमने देख लिया कि वेरिएबल की ये जो प्रॉपर्टी है कि वो खुद को चेंज कर सकता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करवानी गलती से भी, तो हम उसके आगे कॉन्स्ट लिख देंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने ये 5 पॉइंट्स देखे
कि सबसे पहले तो हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में बात की कि मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। फिर हमने मेन फंक्शन के बारे में बात की कि मेन फंक्शन क्यों है और उसका नाम हमने मेन ही क्यों दिया। और फिर हमने बात की थी सीक्वेंस के बारे में, यानी कि जो चीज़ पहले लिखेंगे वो पहले आएगी और जो चीज़ बाद में लिखेंगे वो बाद में आएगी। और उसके बाद हमने वेरिएबल की एक बहुत ही काम की प्रॉपर्टी देखी थी कि वेरिएबल अपने आप की वैल्यू को चेंज कर सकता है। और लास्ट में हमने फिफ्थ पॉइंट ये देखा था कि कॉन्स्ट क्या होता है। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है। जो हमने 32 कीवर्ड्स का जो बताया था हमने कि कीवर्ड्स क्या होता है, उसमें से एक कॉन्स्ट है। तो कॉन्स्ट लगाने से हमारे कंप्यूटर को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो नाम का वेरिएबल है वो कभी चेंज नहीं करना गलती से भी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। हमने ये जो 5 पॉइंट्स देखे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे बेसिक लेवल के और उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।